दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौसाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज ये ईवीएस पेडागॉजी की 13वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है 26वें क्वेश्चन से है। इसके पहले 25वें क्वेश्चन तक हम पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं, तो आज 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये क्या है? ऑप्शन में दिया गया है अधिगम वृद्धि में अधिकतम कई इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध करवाते हैं। तो एक शिक्षक है वो क्या कर रहा है? एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है श्रव्य यानी सुनने के माध्यम से और दृश्य देख करके और शारीरिक हाव भाव के माध्यम से क्या करता है? सामग्रियों का प्रयोग करता है। तो वो क्या करना चाहता है? तो अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। क्यों? जब छोटे बच्चे होते हैं, श्रव्य दृश्य संसाधनों के माध्यम से यदि बालक सीखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं और शारीरिक हाव भाव के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो शिक्षक जो है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो 26वें का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो आराम होगा, ना तो सुगम बनाना होगा, ना तो दिशा परिवर्तन होगा, ये कोई नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रव्य दृश्य और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो होता है बच्चों को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को प्रयोग करना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को जब प्रयोग करता है तो बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो 26वें का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन कह रहा है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित करवाना चाहती है। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे ज़्यादा कौन सी युक्ति उपयुक्त है, उसके बारे में हमको पता लगाना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों को दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहेंगे, या विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने के वाले चार्ट का प्रयोग करेंगे, या विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाने के लिए कहेंगे, या जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित शॉर्ट फिल्म या फिल्म दिखाएंगे। तो क्या करेंगे? किसके परिप्रेक्ष्य में? नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है, हम चौथे ऑप्शन को देखते हैं, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित क्या करेंगे? फिल्म प्रदर्शित करेंगे। तो जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए फिल्म प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे जो है आँख के माध्यम से देखेंगे और कान के माध्यम से सुनेंगे, और चलचित्र के माध्यम से उनका जो माइंड में जो चित्र बैठ जाएगा उसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से वो अध्ययन करेंगे। तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त यही हमारा होगा, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित छोटी छोटी फिल्में जो है दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो हमारा 27वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या करना चाहिए? तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, या पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उनके बारे में उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? ये कह रहा है शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण तत्व पर आधारित प्रकरणों से परिचित कराना चाहते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा उनको क्या करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने क्या करें? टिफिन बॉक्स खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करें, और बाद में उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। किनको? शिक्षकों को बाद में व्याख्या करनी चाहिए। तो दोस्तों जब बालक जो है अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलेंगे और अवलोकन करेंगे, कोई किसी प्रकार का भोजन लिए रहेगा, कोई हरी सब्जी लिए रहेगा, कोई मसालेदार लिए रहेगा, कोई तैलीय लिए रहेगा, तो उसके माध्यम से
किस भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हैं। तो यही चीज़ कहना चाहिए कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करें। बाद में उन्हें व्याख्या करनी चाहिए कि कौन से भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, विटामिन किस में होते हैं, खनिज तत्व किस में होते हैं या मिनरल्स किस में होते हैं, सारी चीज़ें उसको आप बता सकते हैं। तो 28वें का चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी है उसको हमको छांट के बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर चित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना, या फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेके आएँ, या शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थान की स्थिति के बारे में बताना, या शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र यदि आप सिखा रहे हैं तो कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त है इसको हमको पता लगाना है। तो श्यामपट्ट में छोटे बच्चों को बता दोगे तो उसको ज़्यादा नहीं पता चलेगा, और शिक्षार्थियों को निर्देश देंगे कि घर से भारत का मानचित्र लेके आए, कहाँ छोटे बच्चे हैं कहाँ से मानचित्र लेके आएंगे, ये भी उपयुक्त नहीं होगा। फिर शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको एटलस ज़्यादा समझ में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का प्रयोग करते हैं, यानी जो वो संकेत जानते हैं या पहले से जान चुके हैं उन संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने निकटतम यानी जो उसके आस पड़ोस में परिवेश का मानचित्र है उसको बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो छोटे विद्यार्थियों के परिपेक्ष में सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 29वें का चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं तीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसवां क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल की संभावना नहीं है, यानी कौन सा कौशल का संभावना नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्गों से कुछ क्वेश्चन करेंगे किसके बारे में कि जो वो जवान थे तो जो कुछ पेड़ पौधे देखे होंगे जो आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से कौशल की आकलन की जो संभावना नहीं है या बिल्कुल छोटी है। तो वो चर्चा तो करेंगे, जब आप बालक जो है अपने से बड़े बुजुर्गों के से प्रश्न पूछेंगे तो चर्चा तो करेंगे ही, प्रश्न भी पूछेंगे, अभिव्यक्त भी करेंगे। जब बालकों की जो प्रश्नों को वयोवृद्ध सुनेंगे तो कुछ अभिव्यक्त भी करेंगे, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग जो होता है निश्चित एक लैब होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो यही नहीं कर सकते हैं, बाकी तीनों कर सकते हैं। किस चीज़ की संभावना नहीं है, तो ये प्रयोग की संभावना नहीं है। तो हमारा 30 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद बाला का पूरा रूप क्या होता है। पहला ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, दूसरा मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, फिर तीसरा अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल या अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको हमको पता लगाना है। तो जो ब्रेल होता है इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लर्न कर लीजिए, हिंदी इसका रूपांतरण यही होता है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन कह रहा है, 32वां क्वेश्चन इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, ये इसका कारण क्या है। तो आइए हम अगले में देखते हैं इसका ऑप्शन दिया गया है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, या मनोरंजक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, या ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा था इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा था इकरा जो है अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों को पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा वो क्या करती है, पर्यावरण शिक्षा पाठ्य पुस्तक। इसमें सॉरी दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था इसमें,
ये शिक्षार्थियों को क्या करवाना चाहती है? ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनने में सहायता करती है, या ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाना चाहती है, या मनोरंजन संसाधन उपलब्ध करवा चाहती है, या ये शिक्षार्थियों को उसके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तो बालक जो है अपने देश विदेश के खबरों से जुड़ेंगे, रूबरू होंगे, तो वो क्या करेंगे? अपने संसार से जुड़ने में सहायता करेंगे। तो हमारा जो है 32 का हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावी संसाधन है? पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावी संसाधन क्या हो सकता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कविताएं और कहानियाँ, दूसरा ऑप्शन है कार्यपत्रक, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, दृश्य, उसके बाद केवल दृश्य। तो इसमें निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावी संसाधन हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो आप आंसर कर सकते हैं। 33 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, कविताएं और कहानियां जो है प्रभावी संसाधन होती हैं। किसमें? पर्यावरण अध्ययन सीखने का जो प्रभावी संसाधन होता है, कविताएं और कहानियों के द्वारा बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। उसके बाद 34 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, संसार एवं मानचित्र। तो कौन सा इसमें हमारा सही हो जाएगा? 34 का जो हमारा सही हो जाएगा, 34 का सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या? समुदाय एवं सदस्य। क्यों? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो है हमारे समुदाय, आस पड़ोस जो के संसाधन होते हैं एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। तो हमारा 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्त भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित होती है? तो क्या सबसे उचित होती है, इसके बारे में हमको पता लगाना है। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए, या विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए, या उन्हें स्पर्शी रूप से या बड़े बड़े अक्षरों में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, या श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसमें? निम्नलिखित में से कौन सी युक्त भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित क्या हो सकती है, इस बात का हमको पता लगाना। तो सबसे ज़्यादा उचित हो सकती है अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाएगी। तो बच्चे जो है जब बड़े बड़े चित्रों के माध्यम से, रोचक चित्रों के माध्यम से और ठोस वस्तुओं के माध्यम से और क्रियाकलाप के माध्यम से जब बालक सीखेंगे तो उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 35 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहा क्या रहा है? कौन सी युक्त भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को, यानी उनको कठिनाई उत्पन्न हो रही तो विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? तो क्या है सबसे उचित है? अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के माध्यम से जब कराया जाएगा तो बच्चे चित्र और ठोस वस्तुओं के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो 35 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो है दोस्तों, उसमें से है अभ्यास प्रश्न, जो सीटेड सिलेबस के अनुसार है। इसमें से पहला क्वेश्चन लिया गया जो बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है? पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं? इसमें आपको निगेटिव छांटना है। तो पहला है मंद शारीरिक विकास, दूसरा स्थिरता, तीसरा सांवेगिक कठिनाई, या चौथा सहपाठियों के साथ संबंध। इसमें कौन सा शिक्षण सामग्री का शिक्षण संबंधी समस्या का जो है समस्या नहीं है? इसमें आपको छांट के पता लगाना है। तो दूसरे का ऑप्शन पहला मंद शारीरिक विकास हो सकता है, या स्थिरता हो सकती है, या सांवेगिक कठिनाई, या सहपाठियों के साथ का संबंध। तो कौन सा हो सकता है? पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है? तो क्या समस्या नहीं है? इसमें दूसरा जो स्थिरता है वो समस्या नहीं होती है। तो दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता है। तो कौन से विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जा सकता है? डिस्लेक्सिक, या प्रतिभाशाली, या
औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले या औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, तो डिसलेक्सक तो हो नहीं सकता है। तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण किसको हम नहीं दे सकते हैं? तो हम जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको जो है उपचारात्मक शिक्षण नहीं दे सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बालकों को दिया जाता है जिन बालकों को अधिगम में कठिनाई होती है या उसमें समस्या उत्पन्न होती है, उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक स्वयं में प्रतिभाशाली हैं वो, तो उनको उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जा सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी प्रतिभाशाली बालकों को भी कभी कभी उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग जरूरी होता है, क्योंकि जब कुछ उनको प्रतिभाशाली होते हुए भी जब उनको कुछ समस्याएं होती हैं तो उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके हिसाब से ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता है। तो तीसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। कैसे? एक शिक्षक शिक्षार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। तो ये योजना कौन कौन सी, इसको हम पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करता है। फिर दूसरा दिया, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उन्हें हाथों से दबाने के लिए कहता है या कहना। उसके बाद कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। उसके बाद शिक्षक जो है, देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन होता है, शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि, तो इसका कारण पता लगाना है। वह जानता है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है, या वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है, या तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है, या वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो चौथे का जो है ये ए, बी और सी, ये हमारा ये तीसरा, कक्षा में जो शिक्षक है कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह क्या कर रहा है, बहुआयामी बौद्धिकता संबोधित करना चाहता है, क्योंकि विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा बालकों को वो सिखाना चाहता है। जैसे क्या करना चाहता है, अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करता है। फिर प्लेट में गुठा आटा देता है और उसको दबाने के लिए कहता है। और तीसरे में कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने के दृश्य सब फिल्म दिखाता है। तो इस शिक्षक ये क्या कर रहा है, तो ये जो है ये कक्षा के विभिन्न प्रकार के शिक्षा, यानी कक्षा में जो होता है विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा चौथे का। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, सेवा पूर्व व सेवा के दौरान शिक्षकों में डैश के प्रति जागरूकता लाना जेंडर डैश विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर, फिर कामा पूर्वाग्रह युक्त, या जेंडर पूर्वाग्रह मुक्त, या प्रयोग मुक्त, या प्रयोग युक्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही फिल करेंगे? तो इसमें पांचवें का जो सबसे ज़्यादा आंसर ऑप्शन हमारा सही है वो दूसरा है, जेंडर और पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। कैसे? सेवा पूर्व सेवा के दौरान शिक्षकों में जेंडर के प्रति जागरूकता लाना जेंडर पूर्वाग्रह मुक्त विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है। क्यों? आप जेंडर में विभेद, लड़का लड़की या बॉय गर्ल्स में विभेद नहीं कर सकते हैं। बच्चों को साथ में लेकर शिक्षण कार्य संपादित करेंगे तो क्या है, जेंडर इसमें भरा जाएगा पहले में, और जेंडर मुफ्त होना चाहिए, युक्त नहीं होना चाहिए, रंग कर रहा है, मुफ्त होना चाहिए। यानी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के द्वारा जो बालक अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, चाहे बालक हो या बालिका हो, सभी को साथ में लेकर आप शिक्षण कार्य संपादित करवाएंगे, वो भी विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पांचवें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, छठवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ PTA जिसको बोलते हैं, में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे?
तो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। जो छठवें का ऑप्शन पहला कह रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? पहला है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, या उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समस्या को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, या उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के विषय में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या उनको कहेंगे उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो हम छठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा किसमें? ये प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ जो पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को निपटने के लिए जो योग्यता अभिव्यक्त करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो हम जो शिक्षक के रूप में करेंगे, जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक से देखने के लिए कहेंगे। तो इसमें छठवें का हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहा था? जो शिक्षक अभिभावक संघ है पीटीए अपने बच्चों के शैक्षिक समस्याओं से निपटने के लिए अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए गए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने, ये सबसे पहले ऐसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें, तसल्ली देंगे, ये गलत बात होती है। उसके बाद उनके घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री समृद्ध वातावरण उपलब्ध करने के लिए कहेंगे, ये भी बात सही है। तो हम जो अभिभावक से कहेंगे ये सारे गलत हैं, ये चौथा ऑप्शन सही है। तो इसमें से हमारा जो छठवें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री और समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। जब शिक्षक आएंगे तो उनको क्या कहेंगे कि वो बच्चों को अध्ययन करने के लिए उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। किन से? अभिभावकों से। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के विषय में कौन सा तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? कौन सा तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो इसको हम देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, तो ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, या विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच ही में टोकना शुरू कर दिया, या कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, या चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो इसमें सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के विषय में कौन सा तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो कौन सा तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो पहला तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य जो पहला ऑप्शन में दिया गया है, विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, इस बात में ध्यान देने योग्य, ये बात ध्यान देने योग्य है। तो सातवें का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है एक कक्षा में कुछ आदिम जाति या जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? यानी इसका कहने का मतलब है कि एक कक्षा है उसमें जो है आदिम जनजाति के बच्चे जो है शामिल हैं, यानी वो आदिम जनजाति के बच्चे शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है, यानी कई सांस्कृतिक विविधता के बच्चे उसमें शामिल हैं। तो शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका उपयुक्त होगा आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला तरीका है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के विषय में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ जोड़ने के लिए कहेंगे, या स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करेंगे, या विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रक्रमों का क्रियात्मक शोध करने के लिए कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे आदिम जनजातीय शिल्प कृतियों पर पोशाकों को प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे। तो सबसे उपयुक्त जब आप सांस्कृतिक विविधता हो गई आपकी क्लास में, तो उनको जो सबसे उपयुक्त है जो बच्चों को आप क्या दे सकते हैं? तो आप बच्चों को विद्यार्थियों को
विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति, यानी जो विद्यार्थी आपके आए हैं आदिम जनजाति के लोग, संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहेंगे। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके द्वारा जो अपनी संस्कृति और अपने बारे में जो बच्चे बताएंगे या लिखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, क्रियात्मक शोध करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हमारा जो है 8वें का ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां कह रहा है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य पुस्तक पर सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि दिया गया है, या शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें, या आप क्या कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए, या चौथा ऑप्शन है, शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। तो इसमें सबसे संवेदनशील या सबसे अच्छा क्या हो सकता है, इसको हम देखते हैं। तो ये कह रहा है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे पढ़ाते। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आप मुस्लिम बच्चे भी बैठे हैं, वहाँ हिंदू बच्चे भी बैठे हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी बैठे हैं, कई प्रकार की जातियों के बच्चे बैठे हैं। तो जब संवेदनशील मुद्दा हो गया तो आप उसको कैसे व्याख्यात करेंगे। ना तो पाठ्य पुस्तक, ये पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, ना तो पाठ्य पुस्तक का सम्मान करके व्याख्यात करेंगे, और ना ही आप अधिकारियों को लिखेंगे कि वे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। सबसे उपयुक्त तरीका है कि आप क्या करेंगे, कि शिक्षकों को यानी अध्यापकों को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान देते हुए, यानी सभी विद्यार्थी जो विभिन्न जातियों या विभिन्न समुदाय के बच्चे जो बैठे हैं उनकी गरिमा को ध्यान रखते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी बच्चे को ठेस लग जाए। तो बहुत ही संवेदनशील और अच्छे निष्ठा भाव से सभी बच्चों को साथ में लेकर उसको समझाना चाहिए। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो 10वां है। 10वां क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। तो निदानात्मक परीक्षण शिक्षण को क्या समझने में मदद करेगा या समझने में सहायता करेगा। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, या पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है, या उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थियों ने कंठस्थ नहीं किया है। तो आप किस पर सहायता करेगा। जो पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण होता है वो किस बात पर सहायता करता है। तो जो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उस बात पर जो क्या सहायता करता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा दोस्तों बालकों में की अधिगम में जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसको जाना जाता है और उपचारात्मक में उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी जो है सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है ये बात जानने में या समझने में ये सहायता करता है। तो 10वें का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में पढ़ाने वाला छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं जिनमें आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से विभिन्नता के साथ साथ उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उपरोक्त कथन में निम्न में से किस तथ्य की ओर इशारा करता है। पहला है विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र शिक्षण कार्य को सुगम बनाने में सहायक होते हैं, या शिक्षण कार्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वे छात्र की पृष्ठभूमि क्या है। या तीसरा ऑप्शन है यह शिक्षण कार्य में आने वाली प्रमुख समस्या है। या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आंसर जो तीसरा दिया गया है शिक्षण कार्य में आने वाली प्रमुख समस्या है। क्या है फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं जिनमें
आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से विभिन्नता के साथ साथ उनमें शारीरिक तथा मानसिक विकास की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कर उपरोक्त कथन निम्न में से किस तथ्य की ओर इशारा करता है? तो किस तथ्य की ओर इशारा करता है? यह शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या होती है, इस ओर इशारा करता है। तो 11वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद 12वां क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों हमारी क्लास यदि आपको समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके और आने वाले सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आपका आ सके। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।